वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी एमआर एग्जामिनेशंस में जो प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चंस पूछा गया है 2011 से लेकर 2021 तक ऑफलाइन मोड में तथा ऑनलाइन मोड में अलग अलग सेंटरों पे डेट वाइज उन सभी का क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। आज से ये सीरीज कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग शिफ्टों में जो ऑफलाइन मोड में अलग अलग सेंटरों पे कंडक्ट हुआ है उसको भी कराऊंगा और साथ में जो 2019 में ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था नेवी एमआर का उसको भी कराऊंगा। तो आज मैं 24/2/2019 सीबीटी मोड में फर्स्ट शिफ्ट में जो एमआर का एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस बना था उसको मैं कराने वाला हूं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को लिख दिया हूं और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताए थे कि सर आपने नेवी एमआर का पूरे साइंस का निचोड़ दे दिया है, साथ में जीके का निचोड़ दे दिया है, अब सर आप मैथ करा दीजिए। तो आज से आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा, चैनल से जुड़े रहिएगा नेवी एस्पिरेंट। और साथ में देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वाई ग्रुप हैं, डीबी हैं, आर्मी वाले जीडी हैं, ट्रेड्समैन से, देखिए इनमें सब में जो मैथ का जो पैटर्न है ना बिल्कुल सेम है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स वाई ग्रुप का, तो आप लोग ये मैथ की सीरीज को देखते रहिएगा। भले ही एमआर का ये क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट्स रहेगा और नेवी एमआर के लिए तो काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा। यदि आप लोग ये सीरीज को लगभग 1 मंथ तक कंटिन्यू देखेंगे तो आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करके आइएगा। मैथ्स में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको एक पीडीएफ कलेक्शंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसकी जानकारी दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और आपको डेली बेस पे आपको मैथ के अलग अलग शिफ्टों के, चाहे ऑफलाइन मोड में हुआ है चाहे ऑनलाइन मोड में हुआ है, आपको शिफ्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी इकट्ठा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब क्या है, हमें काम की जानकारी नहीं है कि टोटल काम कितना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे हम लोग निकालेंगे, ए जो है कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल काम हमें मालूम चल जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 ये क्या निकला है, टोटल वर्क है, यही करना है, ठीक है। तो ये अब निकालेंगे हम लोग ए एक दिन में कितना काम करता है। तो ये टोटल काम को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम को 10 दिन में करता है यानी 30 बटा हम लोग 10 करेंगे, यानी 10 3 30, यानी एक दिन में ये 3 काम करेगा ए। और बी 15 दिन में उस काम को करता है, यानी 30 काम को 15 दिन में ये कर दे रहा है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 2, 30 बटा 15 करेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 और 2 जोड़ेंगे यानी 5। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी इकट्ठा होकर, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कौन काम को, टोटल वर्क को। तो टोटल वर्क कितना है, 30 है। और ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5। तो 30 बटा 5 कर देंगे तो 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में ये दोनों मिलकर टोटल काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो देखिए जब भी इस फॉर्म में x प्लस 1/x बराबर a हो, ठीक है, इसको आप लोग a मान लीजिए, और पूछे कि x² प्लस 1/x² क्या वैल्यू क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है a² - 2, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, यही होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, a² - 2 होता है। तो ये हमने क्या माना था, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो 4 चौका 16, 16 में से 2 गया 14 आंसर हो जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, ठीक है, मतलब ये पानी चल रहा है, ठीक है, ये पानी चल रहा है, तो धारा की दिशा में इस तरह, मतलब जिधर पानी जाता है और उधर भी नाव जाता है तो वही धारा की दिशा होता है, ठीक है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर चलता है,
11 किलोमीटर गति से चलता है और धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा इधर जा रहा है और इधर उल्टा नाव जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले कि धारा के दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, उस टाइम इस तरह का पूछा जाएगा कि धारा की गति क्या होगा या यहाँ पर नाव की गति क्या होगा। दो तरह से ही प्रश्न बनेगा। तो जब भी धारा की गति पूछा जाए तो क्या कीजिएगा कि धारा की दिशा में जो चाल है और धारा के विपरीत दिशा में चाल है, इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। मतलब धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2 कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर नाव की चाल पूछता, शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो वहाँ पर सिर्फ प्लस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धारा की गति क्या हो जाएगा, तो जो धारा की दिशा में चाल है 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में चाल है उसको लिखेंगे और घटा लेंगे, बटा में 2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा की गति। अब देखिए यहाँ पे एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। प्रथम 24 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ठीक है। और प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, तो 1 से होता है। पूर्ण संख्या में शुरुआत 0 से होता है और प्राकृत संख्या में 1 से। तो हमें यहाँ पर पूर्ण संख्या मतलब 24 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहला पूर्ण संख्या 0 होगा, फिर 1 होगा, 2, 3, 4 और 23 तक हम लोग जाएंगे लास्ट में, तो 24 पूर्ण संख्याएं बन जाएगा, है ना। यहाँ पर 24 भूल कभी मत लिखिएगा, नहीं तो 25 पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए सभी पद में एक एक का डिफरेंस है, तो जब भी डिफरेंस समान हो तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट कितना है 0, लास्ट कितना है 23, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो आंसर्स निकलेगा 11.5। नेक्स्ट देखिए 5, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें एक बाह्य कोण 120 डिग्री दिया गया है, तो इसमें एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे कि बाह्य कोण विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाह्य कोण है 120 डिग्री बाह्य कोण है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो एक एंगल 80 डिग्री है तो दूसरा 40 डिग्री होगा। तो इस तरह हमें मालूम चल जाएगा कि बी का 40 डिग्री होगा तब है ना यहाँ पे 120 डिग्री बना होगा। तो इस तरह हमें ऐसे ही दिख रहा है कि 40 डिग्री आंसर्स होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट याद ना आए तो आप सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए एक सीधी रेखा इधर है, 120 इधर है, तो 60 इधर बन जाएगा। 60 जब इधर बन जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 140। 180 में से 140 घटा लेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। इस तरह बहुत सिंपल है, बन जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए परसेंटेज का बहुत ही काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एयरफोर्स में भी कई बार पूछा गया। 600 ग्राम 4.8 kg का कितना परसेंटेज है। तो ये एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जिसके लास्ट में का लगा रहेगा ना वो बट्टा में हमेशा आएगा। तो 600 ग्राम को ऊपर लिखिएगा, यहाँ पर 600 ग्राम ऊपर लिख दिया और इसको भी केजी को ग्राम में बदलिएगा क्योंकि यूनिट समान होना चाहिए मैथ में, ठीक है। तो देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 4.8 केजी में कितना ग्राम होगा, तो गुणा कर लेंगे। 4.8 में 1000 से गुणा करेंगे तो 4800 ग्राम आ जाएगा। तो 600 ग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे 4800 ग्राम होगा और इसे हम परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, कट पिट करेंगे 12.5% आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। तो देखिए एक ही वस्तु पर लगातार घटना घट रहा है, देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल में, देखिए एक ही वस्तु पर लगातार जब घटना घटे तो वहाँ पर ए भी फार्मूला लग जाता है, लेकिन मैं आपको ए भी फार्मूला नहीं बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एरो मेथड द्वारा बताऊंगा। बहुत सिंपल है ये भी। तो देखिए आप सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी दोनों जो भुजा गुणे भुजा है तो इसमें दोनों में 20% का वृद्धि होगा। तो फर्स्ट में 20% का वृद्धि होगा 120 होगा, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि होगा 120 होगा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, गुणा बीच में लगाना है और बट्टा 100 कर देंगे और इसको कट पिट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 12 144, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना % की वृद्धि, 100 से जितना कम रहेगा उतना % की कमी। ये एरो मेथड है, ठीक है। ये बहुत आपको आसान करेगा। जब मैं देखिए आपको जब टॉपिक वाइज कंसेप्ट पढ़ाऊँगा ना तो उस टाइम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अभी आप लोग देख लीजिए ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चन से, ये बार बार एयरफोर्स में भी कई बार पूछा गया है। कह रहा है tan 10 डिग्री
उसके बाद इंटू है, सब इंटू लगा है, गुणा, इंटू मतलब गुणा, tan 10 डिग्री, फिर tan 30 डिग्री, फिर tan 30 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, फिर tan 80 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए tan 10 और tan 80 मिलकर ये tan 10 और tan 80 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए जब भी इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा, 80 और 10 कितना होगा? 90 होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे tan 30 और tan 60 मिलकर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 इसके एंगल का सम 1 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, तो इसलिए वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमें देखना है इसका जो एंगल है 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर बचा क्या? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए एक एक नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 पेंसिल 18 रुपये की है, ठीक है, तो 12 पेंसिल का मूल्य क्या है? तो बहुत सिंपल है, ये सिंपल बच्चों को पढ़ाया जाता है। 3 पेंसिल का मूल्य 18 है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 18/3 यानी 6 रुपया होगा, है ना। अब हमें 12 के निकालना है, 12 पेंसिल का दाम, तो 18/3 गुणे 12 कर देंगे, तो 18 चौक 72 आ जाएगा। सिंपल है ये। अब यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। n इसमें कितना है? 20 है, तो 20 लिख दिया। n+1 यानी 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। 2n यानी 20 दूना 40 प्लस 1 यानी 41/6। कट पिट करेंगे 1540 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताएं। तो देखिए जब भी वस्तु का केस होता है आपको देखने को मिलेगा, तो उस टाइम क्या होता है? क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम CP और SP लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य 4 वस्तुओं का है उसको हम विक्रय मूल्य के यानी SP के साथ सामने लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया गया है यानी हम लोग क्रय मूल्य के सामने 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको CP भी मालूम है और SP भी मालूम है, यानी 5 रुपया के वस्तु को 5 रुपया के कोई वस्तु है उसे 4 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो यानी 1 का हानि हो रहा है, तो हानि ऊपर लिखिए, यानी लॉस हो रहा है, एक हो रहा है। किस पे? कभी भी लाभ और हानि हम लोग निकालते हैं क्रय मूल्य पर यानी CP पर, तो 1/5 और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो बस कट पिट करेंगे 20% आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। हमें मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है और ये सही याद करना है। तो अगर आप 5वीं 6ठी ऐसी से पढ़े होंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इस फार्मूला पर भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए मैं जब आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तो उसको उस टाइम में आपको परसेंट ब्याज के थ्रू पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। 4 तरह से परसेंटेज ब्याज निकाला जाता है, और ये 4 तरीका आप लोग सीख लीजिएगा ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो जब भी आपके प्रश्न में रेट मालूम हो और टाइम मालूम हो तो परसेंट ब्याज निकालने का फार्मूला होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है? 5 और टाइम है 5, तो 5 25, ये 25% आपका क्या हुआ? ये परसेंटेज ब्याज निकल के आया। तो जब भी आपका परसेंटेज ब्याज निकल के आ जाए तो इजी हो जाता है। मूलधन का ये 25% निकाल लीजिए। ये देखिए ये जो है परसेंट के रूप में ब्याज निकला है, ठीक है। इसे रुपया में निकालना है तो बहुत आसान है। ये जो मूलधन है इसका 25% निकाल लीजिए, तो 5000 का 25% निकालेगा तो 1250 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा टोटल 12 क्वेश्चन जो 24 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बना है। अब इसके बाद अगले शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको सारे 2011 से लेकर 2021 तक सारे अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटरों पर हुआ है कंप्लीट करा दूंगा। और इतना यदि कर लेंगे ना तो आप 12 या 13 क्वेश्चंस बनता है नेवी MR में, तो आप लोग डेफिनेटली 10 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे आपको, और सब क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट अभी नए आए हैं चैनल पे तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स दिया हूँ आपको, साइंस का, GK का, सब आप लोग वहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।